हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, हमारी कंपनीज एक्ट की आज स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे और चैप्टर 1 से पहले कुछ बेसिक बातें जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत भी आज ही करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे। देखिए, कंपनीज एक्ट की एक बहुत बड़ी जर्नी है और इसको कंप्लीट करना एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात है और अच्छे से कंप्लीट करना एक वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, कोई भी चीज आपको लिखनी नहीं है, सारी चीजें के लिए आपको नोट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। जिसने हार्ड बुक के लिए अप्लाई करा उसको हार्ड बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर कुछ बेसिक बातें मैं कंपनी एक्ट की पहले शुरुआत में करूंगा। धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको चैप्टर के लिस्ट भी प्रीवियस में बता देते, प्रीवियस उसमें मैंने चैप्टर की लिस्ट भी आपको डिस्कस कर ली थी। आइए दोस्त, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। और देखिए, कंपनीज एक्ट के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा जरूर। मैं एक चीज नई चीज यहाँ पर एड ऑन करूंगा। जब भी मैं 5 लेक्चर अपने कंप्लीट करूंगा ना, तो छठा लेक्चर उस 5 लेक्चर के रिवीजन होगा। जब भी मेरी पहली 5 क्लास कंप्लीट होगी तो छठी क्लास में पहली 5 क्लास का रिवीजन दूंगा आपको मैं। पहले मैं नहीं करता था ऐसे, क्योंकि मैं सोचता था रिवीजन इन एंड करना बेनिफिशियल रहता है, बट साथ साथ रिवीजन कराता हूं तो पहले 5 क्लास की बातें आपको याद रहेगी। स्पीड से होगा रिवीजन। और बिल्कुल उसके रिवीजन में देखो क्या होता है कि जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम रिवीजन करते टाइम लॉजिक पर नहीं घुसते। फिर हम रिवीजन करते टाइम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको हिंदी का समझते हैं। बस ये होता है रिवीजन का बेसिक मतलब। कि आपको इस लाइन का ये मतलब था जब आपको क्लास में बताया गया था। इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का केस लॉ, वो डिस्कशन नहीं होता रिवीजन के टाइम पर। वो होता है रेगुलर क्लास के टाइम पर, जिसमें टाइम लगाते हैं। मान लो मैंने किसी 5 क्लास में जो आपको पढ़ाया, उन 5 क्लास में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो एक क्लास में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब हम डिटेल में रिवाइज नहीं करते, डिटेल में नहीं घुसते कॉन्सेप्ट के। हम बस क्या करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, जो भी है पर्टिकुलर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने से पहले जब भी हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट, तो एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट में अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। कंपनीज एक्ट होता है दोस्तों, कंपनी नहीं होता। कंपनी का मतलब सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, जबकि ये एक्ट एक कंपनी के लिए नहीं है, बहुत सारी कंपनी के लिए है, इसलिए कंपनीज एक्ट आएगा। राइट, पहली बात। छोटी बात है बट समझना आना जरूरी है। छोटी छोटी बातों से मैं आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, आप देखना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कंपनीज बोला जाता है, ना कि कंपनी। तो कंपनी सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए होता है, जबकि ये पर्टिकुलर एक्ट, ये कानून बहुत सारे कंपनीज के लिए बनाया गया है, जो भी इंडिया में कंपनी है। अगर हम बात करें अपने कंपनीज एक्ट के अंदर, तो दोस्तों कंपनीज एक्ट हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लॉ है। कंपनीज एक्ट हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लॉ है। मैं आपको आज की क्लास में यह भी बताऊंगा कि कैसे हम अमेंडमेंट्स कहां पर आती है, कैसे पता चलता है टीचर को अमेंडमेंट आई है। इन फ्यूचर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सुनो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, हम आज जो पढ़ रहे हैं वो हमारे इन फ्यूचर काम आएगा, ये तो हकीकत बात है। और जो हम चीजें पढ़ते हैं ना लॉ के अंदर, वो एग्जैक्ट लॉ सालों साल सेम नहीं रहता, ये भी आपको पता है। लॉ हर साल चेंज होता जाता है। तो आप जब सीएमए बन जाएंगे, आप जब कोई भी प्रोफेशनल बन जाएंगे, सीएमए बन जाएंगे, तो सीएमए बनने के बाद कोई आपको पढ़ाएगा थोड़ी ना, कोई आपको अमेंडमेंट थोड़ा पढ़ाएगा दोस्त। तो आज ही आपको इस लेवल पे मुझे स्टैंड करना है कि इन केस जब आप फ्यूचर में सीएमए बन जाएंगे, तो सीएमए बनने के बाद कि कैसे हम लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, कैसे हम एक लॉ को पढ़ते हैं। हमें पूरी इस जर्नी में, कंपनीज एक्ट की जर्नी में यही सीखना है। देखिए, पढ़ाई हर कोई कराता है, आप लर्न करोगे, पेपर में पास होने के लिए करेंगे, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखना है आपको। पहला चीज ये सीखनी है कि कैसे हम लॉ को पढ़े, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाले। क्योंकि अगर आपने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है।
पीएमए बनने के बाद मान लो आप कभी प्रैक्टिस में जा रहे हैं, इन फ्यूचर कभी आपको प्रैक्टिस में गए या आपको किसी ने पूछा या कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, वहां किसी ने पूछा और आप नहीं बता पाए, आपको लॉ पढ़ना नहीं आया, तो फिर क्या? देखो ये फाउंडेशन लेवल नहीं है दोस्तों, ये इंटरमीडिएट लेवल है, प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको डिटेल में चलना है चीजों को। इन एंड देखो पास तो सभी बच्चों को होना ही है और हर कोई पास होने के लिए ही जाता है, बट यहां पर पास होने के लिए तो हम वो जो मेहनत कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो इनफ है, बट उसके साथ हम क्या सीख रहे हैं? हम इंटर में जा रहे हैं, हम फाइनल में जाएंगे। आप आज जो मेरी इंटर की क्लास देखेंगे ना, आप फाइनल सेल्फ स्टडी कर लेंगे। इंटर की क्लास जो आप मुझे आज पढ़ेंगे ना, और आज जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज कि लॉ कैसे पढ़ते हैं। लॉ याद करना तो आपका काम है, याद करना, उसको पेपर में लिखना, प्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे आपको, कि कैसे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट, कैसे आप लॉ को पढ़ेंगे। लॉ को पढ़ते हिंदी की तरह है, इंग्लिश की तरह है, ऐसे नहीं पढ़ते दोस्तों। उसका पढ़ने का रीजन तरीका अलग है। लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है पेपर के अंदर, एंड कहां पर आपको केस स्टडी डालने की नीड होती है, कहां आपको केस स्टडी, हर जगह सेक्शन याद करने की नीड नहीं है, कहां याद करने की जरूरी है वो हम सीखेंगे। कब हमें यहां पर सेक्शंस डालने चाहिए, कब हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एंड हर 4 से 5 क्लास बाद आपको उन 5 क्लास का रिवीजन भी प्रोवाइड करूंगा अलग से। तो सबसे पहले अब मैं वही कह रहा हूं कि आपको सभी बच्चों को पढ़ना, सभी स्टूडेंट, देखिए कोई स्टूडेंट हो सकता है जो मेरे से बड़ा है, मैंने बहुत अपनी जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाते हुए। 2016 से स्टार्ट किया था मैंने, 2016 से पढ़ाना चालू करा था, 2016 से। अब आप देख लीजिए, एंड बहुत सारे ऐसे जिन्हें होंगे, जो स्टूडेंट होंगे जो मेरे से बड़े होंगे, शादीशुदा भी होते हैं, जो बहुत हायर लेवल पे काम करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कई साल बड़े हैं, कई साल, कोई तो मेरे फादर की उम्र के भी है। बट देखिए क्या होता है कि जब हम आप किसी से पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप अगर ये नहीं देखेंगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरे से बहुत छोटा है, ये मुझे क्या पढ़ाएगा, तो फिर कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे आप, कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे। हालांकि जो फाउंडेशन निकले हुए वो तो मेरे से छोटे ही, बट मैंने भी अपने से छोटे से बहुत सीखा है। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन पढ़ा रहा है, यहाँ पे मैटर करता जो आपको पढ़ा रहा ना, वो उस टाइम पर आपका टीचर है बस। ठीक है, उस टाइम पे पर्टिकुलर आपका वो टीचर है। इसके अलावा बाहर क्या होता है, बाहर जनरल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग जो पर्टिकुलर पर्सन आपको पढ़ा रहा है वो एट द टाइम आपका टीचर है। बाहर आप जो मर्जी कह सकते हैं, ये अलग है, बट पढ़ाते टाइम वो आपका टीचर है। ठीक है ना। तो मैं उन सभी जनों को कह रहा हूँ कि मेरे लिए सभी स्टूडेंट है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए, चाहे वो बड़ा हो मेरे से, चाहे छोटा है, मेरे बराबर है, वो सभी मेरे लिए स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में देखिए, जब मैं लॉ पढ़ता था दोस्तों, मेरे को लॉ पढ़ने में, आपको आज की क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज पहली क्लास के बाद कभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उस टाइम फिर मेरा पर्पस होगा कोर्स कंप्लीट कराना, उस टाइम मेरा पर्पस होगा कॉन्सेप्ट को समझाना अच्छे से। ये सारी बातें मैं आपको पहली क्लास में इसलिए बता रहा हूँ, ये आपका टाइम वेस्टेड नहीं है, इससे आपको सीख सकते हैं, लर्निंग मिल सकती है। और टाइम वेस्ट करना होता तो पर्टिकुलर वीडियो बनाकर कर सकता था अलग से, बट यहाँ पर मैं मेन वीडियो में क्यों आपको इसी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। जब मैं लॉ पढ़ता था और जब दूसरे बच्चे लॉ पढ़ते थे तो उसमें फर्क क्या था? फर्क ये था, जब मैं लॉ पढ़ता था और जब मैं कोई चीज याद करता था तो उसको मैं लिख कर याद करता था, चाहे कितना भी समय लग जाए। इसलिए वो चीज मुझे लंबे समय तक याद रहती थी, लॉन्ग टर्म में वो मेरे को याद रहता था। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन यहाँ पर याद कर रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं वह आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों आप भूल जाएंगे या तरसों भूल जाएंगे। कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद वो क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएगा और कुछ बातें ही आपके पॉइंट पे रहेगी जो आपके ध्यान से आपने उस चीज को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा। और ऐसे ही होता है, जब आप कोई क्वेश्चन याद ना करके उसको लिख कर याद करते हैं, मतलब लिख कर करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार लिखा और उसको लिख कर याद करते हैं, तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहता है। क्योंकि क्या होता है, हम एक चीज पढ़ते हैं, जब याद करते हैं तो उसको याद करते करते हमारा माइंड बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है, और हमारा माइंड क्या होता है, कभी इधर डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ते टाइम। और जब हम लिखते हैं तो लिखते टाइम तो आपकी आंखें यहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि कहीं और देखकर तो आप लिख नहीं सकते।
इसलिए लिखते टाइम क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है वो एग्जैक्टली लिखने में होता है, और जो हम चीज सीख रहे होते हैं हमारे माइंड में जाती है, एग्जैक्टली जाती है, और उस पर्टिकुलर चीज पे जाती है जो। तो मैं हमेशा कभी भी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जो होता था उसको लिख कर याद करता था, और मैं हर चैप्टर की थ्योरी में से, जैसे कि आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो उस चैप्टर में से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेता था कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर में मेरा मन ये कह रहा है कि यार ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिखकर याद करता था। बाकी सबको देखो पढ़ लिया, समझ लिया। देखिए आप भी सभी समझदार है कि यहाँ पर इतना बड़ा कंपनीज एक्ट, एक एक चीज आप याद नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आप सारी चीजें याद कर ही नहीं सकते। आप पूरा कंपनीज एक्ट के 122 सेक्शन याद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी चीज आपको याद हो। और ये इंस्टीट्यूट भी जानता है कि सभी चीजें याद नहीं होता। इंस्टीट्यूट इसलिए पास्ट पैटर्न को फॉलो करता है और पास्ट क्वेश्चन को फॉलो करता है। इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको आप लिख कर करें, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप एटलीस्ट को पढ़े, समझे, एंड उसके बाद अपना डिसीजन ले। ठीक है जी। कुछ बातें जो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि मैंने आपको भी बताया कि कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ रहे हो, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, उसको पढ़ना सीखे, प्रेजेंट करना सीखे। ये बातें बहुत जरूरी है, जो कि इस बातों का इग्नोरेंस देते हैं बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को इग्नोर कर देते हैं। याद देखो हर कोई करता है, लिखता पेपर में हर कोई है, कोई अच्छे मार्क्स से पास होता है, कोई बेकार मार्क्स से पास होता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, कि आप लॉ को किस तरीके से लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन का खेल है। एंड वो भी आपको सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। और जहां तक है कि जब आप मेरे से इंटरमीडिएट पढ़ोगे तो फाइनल कॉलो स्टाइल स्टडी जरूर करोगे आप। कंपनीज एक्ट के अंदर दोस्तों 470 सेक्शन है, मैंने आपको जैसे कि बताया 470 सेक्शन है। पूरी इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा लॉ है ये, पूरी इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा लॉ है। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कानून है, सबसे बड़ा कानून तो है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। क्रिमिनल ज्यादा है ना इंडिया के अंदर, आईपीसी सबसे बड़ा है, लगभग 550 से ऊपर सेक्शन है उसके अंदर। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल सेक्शन कंपनीज एक्ट में कितने हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हकीकत, ये चीज मैं आपको सब चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। आप अब उस लेवल पे नहीं है कि आपको एक टीचर ने बोल दिया और वही ग्रंथ बन गया, ना 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 ना। एक टीचर जो बोल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो बातें लिखी होगी, क्योंकि आप कानून पढ़ रहे हो और कानून हर जगह लिखा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज ही क्लास के अंदर। तो 470 सेक्शन यहां पर हमें देखने को मिलते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, टोटल 470 सेक्शन है। अच्छा, ये 470 सेक्शन आपको सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं, कुछ आपको सीएमए इंटर में पढ़ने हैं और कुछ आपको सीएमए फाइनल में पढ़ने हैं। मतलब पढ़ने सारे ही है, कुछ नहीं पढ़ने होंगे वो अलग चीज है। मतलब लगभग आप मान के चलो सभी लगभग पढ़ने हैं, पर ये 2 बातों में डिवाइड कर दिया, इंटर और फाइनल में। तो लगभग 122 सेक्शन करीब, और कुछ आगे के सेक्शन थोड़े बहुत 122 सेक्शन तो डाल दिए इंटरमीडिएट में, एक लमसम में शुरुआत से कहूं, और उसके बाद के सेक्शन डाल दिया फाइनल के अंदर। फाइनल ज्यादा बड़ा है, इसलिए फाइनल में सीएमए फाइनल के अंदर 50 मार्क्स का है लॉ। सिर्फ कंपनीज एक्ट अकेला 50% कोर्स को कवर करता है। सेक्शन 470 सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके बाद इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है। किसी भी एक्ट के लास्ट में कोई बेयर एक्ट होता है ना, बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल एक्ट। तो ओरिजिनल एक्ट के लास्ट में ना शेड्यूल्स होते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो 7 शेड्यूल्स है यहाँ पर। इसके बाद इसमें अगर मैं कहूं कि बेयर एक्ट ने पूरे कंपनीज एक्ट को कितने चैप्टर में बांटा है, तो टोटल 27 चैप्टर है इसके अंदर। टोटल कितने चैप्टर है सर? 27 नहीं यार, 29 थे। हाँ 29 चैप्टर है सर, टोटल 29 चैप्टर है इस पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। 29 चैप्टर, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है और 29 चैप्टर। आपको पता है शेड्यूल में मतलब ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब आप 12वीं क्लास में थे ना, तो आपने कंपनीज अकाउंट पढ़ा था, जिसमें शेयर, डिवेंचर, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो वहां पर आपने एक बैलेंस शीट भी बनाना सीखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखी थी आपने। शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट था वो, आपने पढ़ा होगा। शेड्यूल 6 ऑफ द बैलेंस शीट होती है हॉरिजॉन्टल, जिसमें लायबिलिटी इधर एसेट इधर होता है। और जो शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट होता है उसमें लायबिलिटी ऊपर एसेट्स नीचे होता है, वर्टिकल फॉर्म में होती है। तो शेड्यूल 3 जो था किसका? कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपको बताता है फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। शेड्यूल 6 भी आपको बैलेंस शीट का फॉर्म बनाता है, हॉरिजॉन्टल वाला और वो वर्टिकल वाला बताता है। तो वो शेड्यूल यहां से आए थे, वो वहां पर लिखा था आपने शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल का जो शेड्यूल 3 है वो आपको बताता है कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होगा, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से।
तो किसी भी कंपनी, पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, इसमें 7 शेड्यूल है और इसमें 19 चैप्टर है जो कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में लिखा हो। बेयर एक्ट का मतलब होता है ओरिजिनल एक्ट, जब ये कंपनीज एक्ट बना था तो ओरिजिनली क्या एक्ट था वो। उसके बाद तो एक्सप्लेनेशन बहुत सारी बुक्स बन जाती है, वो अलग है, बेयर एक्ट की बात कर रहा हूं। तो 29 यहाँ पर आपके पास यहाँ देखने को मिलते हैं आपको चैप्टर, पर मैं इन 29 चैप्टर में 470 सेक्शन कवर है, पर हमारे सिलेबस में 470 है, जबकि हमारे सिलेबस के अंदर मैंने उससे भी ज्यादा चैप्टर बना रखे हैं, वो मेरे बनाए हुए चैप्टर है, तो वो कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट से मैच नहीं करता, पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, छोटी बेसिक बातें हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक बात का जानना जरूरी है, यहां पर जो होता है एमसीए के बारे में आपने सुना है, एमसीए। एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब देखिए क्या होता है, इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो ये डिपार्टमेंट है, एमसीए के डिपार्टमेंट है, किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है, हाल की, अभी करंटली, आगे जाकर चेंज हो सकता है वो अलग बात है। तो उसको एमसीए की दे रखा है। आपने देखा होगा जितने भी कानून आपके बनते हैं वो, और देखो चेंज होता रहता है, कभी पिछले साल पहले अरुण जेटली थे, अब निर्मला सीतारमन, आगे भी और आते रहेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में आपको समझना है कि ये है, देखिए ये वो मिनिस्ट्री होती है। देखिए क्या होता है कि जब कोई सरकार बनती है तो अलग अलग मिनिस्ट्री यहां पर होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट आती है, एक्सेस की अमेंडमेंट आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसके अंदर कंपनीज, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में है, कंपनीज एक्ट हमारे सिलेबस के अंदर है, पार्टनरशिप एक्ट ये भी हमारे सिलेबस में है, सीएमए का एक्ट, सीए एक्ट, सीएस एक्ट, ये सारी जगह जब अमेंडमेंट्स आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा लाया जाती है। देखिए एमसीए जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो एमसीए का बेसिक काम क्या होता है कि किसी भी सेक्शन के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट्स लानी है, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी है, कुछ रेक्टिफाई करनी है, कुछ हटानी है, तो एमसीए अपनी वेबसाइट में डालती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यहां पर बेसिकली इनका काम होता है अमेंडमेंट लाना, कंपनी को देखना, कंपनी के सारे बारे में देखना, मतलब एक तरीके से कंट्रोल रखना पूरी तरीके से। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की बात करें तो एमसीए की बात करते हैं, तो mca.gov.in, mca.gov.in, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का मन की बात, मोदी जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर प्रोटेक्ट करते हैं, देखो यहाँ लिखा है इंपावरमेंट बिजनेस, बिजनेस इनको इंपावरमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेटर, इंटीग्रेटर, फैसिलिटेटर और एजुकेटर, तो ये सारी बातें यहाँ पर कराई जाती है। तो अगर आपको कोई अमेंडमेंट जाननी है इन फ्यूचर, मान लो आप कभी सीए में बन जाते हैं या फाइनल पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आज भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इन केस अगर करता है, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा वैसे तो ये वीडियो में, तो यहां पर आप अमेंडमेंट कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना होता है एक्ट और रूल में। आप अबाउट एमसीए पढ़ के अबाउट एमसीए के बारे में जान सकते हैं, एमसीए के बारे में क्या है बेसिकली, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगर आपने यहां पर क्लिक करा एक्ट और रूल में, तो यहां पर बहुत सारे एक्ट आ गया, रूल आ गए। अब मैंने आपको एक्ट के बारे में, रूल के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, सर्कुलर के बारे में, ये सभी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक में कवर कर रखी है, राइट, कराया था ना मैंने। अब आपको समझ में आ रहा है। एक्ट पे गया तो यहां पर देखो बहुत सारे एक्ट आ गए, अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब ये जूम कर देंगे हम, अब दिखेगा। एक्ट में क्लिक करने के बाद यहां पर कौन कौन से एक्ट में ये एमसीए जो है मिनिस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट अफेयर है, जिसका मेन मिनिस्टर कौन है इसमें, निर्मला सीतारमन, वो इनमें अमेंडमेंट ला सकती है, उसके साइन यहां पर चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज के अंदर कोई अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लानी हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 ये सीएमए फाइनल के सिलेबस में है। कॉम्पिटिशन एक्ट सीएमए फाइनल के सिलेबस में है। पार्टनरशिप एक्ट हमारे सिलेबस में है, इंटर के सिलेबस में। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये हमारा देखो सीएमए। कंपनी सेक्रेटरी है ना, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपके पास बातें आ गई यहाँ पर। अभी देखो यहाँ लिखा है कंपनीज एक्ट करंट वर्जन 18/2013 2020 की अमेंडमेंट अभी यहाँ पर देखनी है। अब देखो कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर देखो पहला चैप्टर दिख रहा है आपको, आ जाओ। अब देखो क्या ये वो चैप्टर्स है जो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन करे कि हमारे लिए पर्टिकुलर ये चैप्टर्स है।
पहले चैप्टर का नाम है प्रीलिमिनरी। मैं आज की क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ। आज की क्लास में आपको कंपनी का मतलब भी बताऊंगा, बट आज की क्लास के बाद कोई बेसिक बातें नहीं करूंगा, कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा, कुछ समझाऊंगा नहीं, बस अपनी पढ़ाई करवाऊंगा आपको मैं। इसलिए आज की क्लास और मुझे दो, कल की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, आज की क्लास में मुझे दो, कुछ बातें आपको ये पहले जाननी जरूरी है, जब मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें पता हो। राइट, थोड़ा सा सबर रखिए, देखते जाइए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा आज। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर, ये हमारे चैप्टर में है। ये प्रोस्पेक्टस एंड ये भी हमारे सिलेबस में है। प्राइवेट प्लेसमेंट ये भी है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ये भी सिलेबस के अंदर है। तो ये सारे चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है और कुछ फाइनल में भी है, सारे नहीं कहूंगा कि सारे ही है, ठीक है ना। कितने चैप्टर बताए थे मैंने आपको टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर? कितने चैप्टर बताए थे आपको मैंने? सर टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने आपको 29 चैप्टर पढ़ाए थे। ये इसको पढ़ना आता है आपको? एक्स का मतलब होता है 10, फिर एक और एक्स 20, फिर ये 9, तो 10, 20 और 9, 29 हो गया टोटल। तो टोटल 29 चैप्टर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 7 शेड्यूल। शेड्यूल 1 मेमोरेंडम एसोसिएशन, इसमें फॉर्मेट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं। शेड्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? फॉर्मेट। कहीं पर बोला है कि टेबल, इस टेबल को रेफर करो, तो वो शेड्यूल में कवर करनी होगी। टेबल्स हो, फॉर्मेट्स यहां पर देने हो, वो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 1 ही चल रहा है क्या अभी? अच्छा, शेड्यूल 1 चल रहा है, ये रहा शेड्यूल 2, ठीक है जी, लिखते जाना। ये शेड्यूल 3 हो गया, ये शेड्यूल 4 हो गया, और ये शेड्यूल 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7, शेड्यूल 7। अच्छा, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। ये रहा 1956 कि अगर किसी को ओल्ड कंपनी लो कहते हैं, क्या कहते हैं? ओल्ड कंपनी लो। पहले 1956 चला करता था, अब 2013 कंपनीज एक्ट चलता है। क्या पता आगे जाकर चेंज हो जाए और दूसरा एक्ट नया बनाए और बहुत सारे चेंजेस लाना हो। मान लो जब कंपनीज एक्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा चेंजेस लाने होते हैं ना, तो अमेंडमेंट लाने का फायदा नहीं है। अब जो नंबर्स ऑफ चेंजेस लाने यार, इतने अमेंडमेंट लाकर क्या करेंगे? पूरा एक्ट चेंज करके नए तरीके से ड्राफ्ट करेंगे इसको। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में 1956 के अंदर, भाई 1956 का एक्ट है, कितना अमेंडमेंट लाए, कितना अमेंडमेंट लाए, कितना अमेंडमेंट। बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे बदल चुकी है, बहुत सारी नई कंपनीज आ गया, बहुत सारे नए फ्रॉड्स भी आने लगे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज होती चली गई। तो कितनी अमेंडमेंट लाकर कर सकते हैं हम चीजें? इसलिए नया एक्ट ड्राफ्ट करा कंपनीज एक्ट 2013, और वहां जाकर आपको नया 2013 आपको पढ़ने को मिलेगा। अब अभी 2013 चल रहा है, क्या पता आगे जाकर फिर से हम इसको चेंज कर दें, है ना। एक मिनट दीजिए, ठीक है जी। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में ना बैलेंस शीट बनाने की वो रखी हुई है। क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट। ये रखो शेड्यूल 3, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कंपनीज एक्ट। और ये बैलेंस शीट, अरे डाउनलोड नहीं हो रही क्या? ये आ गया वहां पर। ये देखो, क्या आपने यही बैलेंस शीट पढ़ी थी? मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। क्या आपने यही पढ़ा था अपनी 12th क्लास में कंपनीज एक्ट वाले में? पार्ट 1 ऑफ द बैलेंस शीट नहीं पढ़ा था आपने? ये वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, यहाँ टोटल एसेट हो जाएगा, उसके बाद एसेट चालू हो जाती है ना, फिर नोट्स टू अकाउंट्स चालू होते हैं। राइट, यही पढ़ी थी। कहां पर है ये? शेड्यूल 3 में लिखी हुई है, शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। राइट, अब आ जाइए। ये तो हो गया सर एक्ट एंड रूल। तो अगर आपको अमेंडमेंट जाननी है कि यार यह अमेंडमेंट कहां पर आई है, आपने एक्ट पे क्लिक करा, कंपनीज एक्ट पे क्लिक करा। अब तो इन्होंने चेंज कर दी काफी। सबसे पहले आप यहां पर सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहां पर सर्च कर सकते हैं सेक्शन, सर्च इन सेक्शन टाइटल, सर्च इन सेक्शन के कंटेंट से सर्च कर सकते हैं कि किसी सेक्शन आपको पता है उसका कंटेंट के बारे में, आपको पूरी बारे में जानना है, कंटेंट लिखो, सर्च करो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास मेनली पूरे चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट प्रीलिमिनरी, सबसे पहले निकालता हूं। अब देखिए यहाँ पर आप पूरा कंपनीज एक्ट, इसको बोलते हैं बेयर एक्ट, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, मिल जाएगी बहुत जगह। अब ये देखो, सबसे पहला सेक्शन जो कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, इन तीन बातों का मतलब समझिए। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है, आइए स्टार्ट करा जाए। अभी आपको धीरे धीरे और भी बातें बताऊंगा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट
और एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब तीनों का मतलब समझिए एक बार, इनका मतलब क्या है। मतलब क्या है, देखिए शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है, मतलब समझिए। और ये आप लिखने का नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी जनरल नॉलेज की बातें हैं और समझ में आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइटल का मतलब है कंपनीज एक्ट। यह शॉर्ट टाइटल आपको क्या बता रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है। तो कभी भी कहीं लिखा है ना शॉर्ट टाइटल, किसी सेक्शन के अंदर लिखा है ना शॉर्ट टाइटल, इसका मतलब है कौन सा एक्ट आप पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट 2013, उसका मतलब होता है शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है सर, एक्सटेंड का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां लागू किया जाता है। जैसे कि पहले हम कहते थे कि होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो अब वो हट चुका है आर्टिकल, है ना। तो अब ये होल ऑफ इंडिया लागू करा जाएगा, कंपनीज एक्ट मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू होगा। तो एक्सटेंड का मतलब होता है होल ऑफ इंडिया। छोटी छोटी बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है कि इन केस अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो आप इसको बता पाओ कि शॉर्ट टाइटल का मतलब हुआ जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट। तो किसी भी सेक्शन पहला, किसी भी एक्ट का जो सबसे पहला सेक्शन है वो बताता है शॉर्ट टाइटल। कंपनीज एक्ट का जो पहला सेक्शन है क्या बता रहा है आपको, शॉर्ट टाइटल बता रहा है। और वो आपको क्या बताता है शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल आपको बताता है कि वो एक्ट का नाम क्या है, वो एक्ट। इसके बाद एक्सटेंड का मतलब होता है होल ऑफ इंडिया, और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था, कब लागू किया गया था ये एक्ट, 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 को लागू किया था। और एप्लीकेबल का मतलब, एप्लीकेशन का मतलब होता है ये पर्टिकुलर एक्ट किस किस कंपनीज में लागू होगा, कहां कहां लागू किया जाएगा। देखो स्टेट की बात करें तो एक्सटेंड का मतलब होता है स्टेट, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर लागू होगा, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन। फर्क है दोनों में। एक्सटेंड अगर बात कर रहे हैं तो कौन से स्टेट में लागू किया जाएगा, इंडिया के जितने भी स्टेट है सब जगह लागू किया जाएगा। और एप्लीकेशन का मतलब है कौन सी कंपनीज में ये एक्ट लगाया जाएगा, क्या एलएलपी में भी कंपनीज एक्ट लगेगा, क्या पार्टनरशिप में भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा, क्या बैंकिंग कंपनीज में भी, बैंक से रिलेटेड कंपनी जो होती है वो उसमें भी, क्या इलेक्ट्रिसिटी वाली पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, क्या है ना, इंश्योरेंस कंपनीज होती है क्या इनमें भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। हाँ, ये इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब कौन कौन सी कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट लगता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। कहां, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ये एक्ट अप्लाई होगा। आज के पहले नहीं पता था, कह दो आज के पहले नहीं पता था किसी भी सेक्शन 1 का जो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, मैं कह सकता हूं 90 to 95% बच्चे जो होंगे उनको नहीं पता होगा कि ये सेक्शन 1 जो होता है ना कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है। वो कैसे ही पता होगा सर, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं कंपनीज एक्ट, बट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 आपको समझ में आया कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 1 कहता है। अब सेक्शन 2 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में लिखी गई है डेफिनेशंस। क्या लिखी गई है, डेफिनेशंस। आइए जरा, कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 2 है उसके अंदर क्या लिखी गई है दोस्तों, डेफिनेशन लिखी गई है। और आप बता सकते हैं कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में टोटल कितनी डेफिनेशंस है, 95। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में टोटल डेफिनेशन कितनी है, टोटल 95 डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में टोटल 95 डेफिनेशन है। ठीक है, टोटल 95 डेफिनेशन दिखाऊं आपको मैं, ये रहा डेफिनेशन वन पे क्लिक करा। अब यहां चालू है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गिनते रहना आप। लास्ट में दिखाता हूं आपको सीधा जाकर। कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 है वो बताता है डेफिनेशन कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का नाम मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है ना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, तो सभी का मतलब बताएगा। तो टोटल कितने मतलब बता रखे कंपनीज एक्ट ने, 95 डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर।
95, ठीक है जी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितनी डेफिनेशंस है? 95 डेफिनेशंस है। अच्छा, कंपनीज एक्ट का जो हमारा पहला सेक्शन है वो क्या बता रहा था हमें? कंपनीज एक्ट का जो हमारा पहला सेक्शन है क्या बता रहा था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है ये कौन कौन सी कंपनी, ये कंपनीज एक्ट कहां कहां लागू, कौन कौन सी कंपनी में लागू करा जाएगा। आइए एक बार, मैं आपको बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं। अभी ये चीजें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं। बेयर एक्ट मतलब जो एक्चुअल हमारा जो एक्ट होता है उससे पढ़ा रहा हूं आपको। अभी के लिए इतना सारा हम पढ़ेंगे थोड़ी ना, हमारे सिलेबस में थोड़ी ना है, बस मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये बातें एक्चुअल में है दोस्तों। जो आप पढ़ते हो वो एक्चुअल में अप्लाई भी होती है कंपनीज के अंदर, और उसको मानना भी पड़ता है आपको। अब आ जाओ शॉर्ट टाइटल वाले पे आ जाओ। ये है पहला चैप्टर कंपनीज एक्ट का, और यहां पर क्या बोला इसने, ये देखो। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। तो शॉर्ट टाइटल का अंदर मतलब क्या हो गया? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड का मतलब होता है ये पर्टिकुलर एक्ट किस स्टेट में लागू किया जाएगा? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। क्या ये मैंने बातें बताई थी? कंपनी शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013, और एक्सटेंड का मतलब होता है होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर एक्ट कब लागू किया गया था? कहां दे रखा है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये देखो 29 अगस्त 2013 को ये कमेंसमेंट हुआ था, ये पर्टिकुलर एक्ट। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? अभी तक देखो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू, मतलब इस वाली जगह पे तो लगाया जाएगा ही, साथ में इस वाली जगह में भी लगाया जाएगा। कौन सी? कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनीज एक्ट कहां कहां लगाया जाएगा, कहां कहां अप्लाई किया जाएगा? एक तो वहां अप्लाई किया जाएगा, एक तो पिछले वाला कंपनी लॉ में, एक नया वाला कंपनी लॉ में। अच्छा, पिछले वाला कंपनी लॉ क्या था? कंपनीज एक्ट 1956, एंड जो नया वाला कंपनी लॉ है उसमें कंपनीज एक्ट 2013, दोनों जगह अप्लाई होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? प्रीवियस लॉ में क्यों करा? जब वो खत्म हो गया तो क्यों करा? समझाएंगे अभी आपको, रुक जाओ। इंश्योरेंस कंपनी में लगाया जाएगा, बाकी की बात बाद में करेंगे, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज में लगाया जाएगा। कंपनी वो जो सप्लाई को जनरेट कर, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने में काम आते हैं या सप्लाई करने में काम आते हैं, जैसे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है ना। टाटा पावर क्या करता है? अडानी ग्रुप क्या कर रहा है? बेसिकली ये सप्लाई करता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई करता है, जनरेट। तो कंपनीज एक्ट ऐसे बहुत सारे दे रखे। एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी बनी हो तो वो, एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो भाई कौन कौन से आगे बताओ जरा, कौन कौन से यहां पर आ गए, कौन कौन सी कंपनी पे लगाया जाएगा? आ जाओ जी, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, बस अभी अकेले जो आपको लिस्ट है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली लिस्ट भाई, ये तो जो कंपनीज एक्ट है ना 2013, कंपनीज एक्ट 2013 हो या प्रीवियस कंपनीज एक्ट हो, कोई भी प्रीवियस कंपनी, 1956 से भी जो पहले आया उसका भी प्रीवियस कंपनी लॉ है। 1956 हो गया या उससे पहले अगर कोई होगा तो प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके बाद और कहां होगा सर? ये बैंकिंग कंपनी, जैसे कि एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई, प्राइवेट कोई भी बैंक हो, किसी भी टाइप का बैंक हो, तो बैंकिंग कंपनीज में भी कंपनीज एक्ट लागू किया जाएगा, बैंकिंग कंपनीज में भी। और बताओ सर कहां लागू होगा? सर वो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी या तो जनरेट कर रही हो या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपनी। और वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो रही है, तो वो कंपनी में भी कंपनीज एक्ट लागू किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी, वो कंपनी जो कोई भी स्पेशल एक्ट से पास होके बनी है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज वो, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, वहां पर भी लागू किया जाएगा। देख रहे हो आप? पहले यहां पर ये 4-5 ही थे, अब यहां पर नई बातें भी ऐड कर दी गई है इन्होंने। लो जी, मतलब समझ में आया? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गई कि हाँ, एक्सटेंड का मतलब होता है कौन सी स्टेट में लागू होगा, और एप्लीकेशन का मतलब होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कौन कौन सी कंपनी के अंदर ये कंपनीज एक्ट लागू किया जाएगा। एक तो नया वाला कंपनी एक्ट से जो कंपनी बनी वो, और कोई प्रीवियस लॉ से कंपनी बनी वो उधर एप्लीकेबल होगा। ये नया वाला कंपनी एक्ट वहां लगाया जाएगा, बैंकिंग कंपनी से में नया लगाएगा। मतलब 470 सेक्शन इन 5 कंपनीज के अंदर, 6 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया जाएगा वो 470 सेक्शन। ठीक है जी, क्या समझ में आया?
अच्छा, अगर आप एमसीए की साइट को देखें, यहां पर रूल्स है, 2014 का रूल, 17 रूल्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि रूल्स वो पार्टी बनाती है जो पार्टी सत्ता में होती है, बेसिकली जिसकी गवर्नमेंट होती है। और रूल्स बनाने के लिए दोस्तों कोई भी पार्लियामेंट में पास कराने की नीड नहीं होती, लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं कराना होता, बस जो गवर्नर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साइन करो, खत्म, बन गए रूल। ठीक है जी, तो ये रूल्स आपको दे रखे, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल्स आपको दे रखे हैं। अच्छा, इधर एक काम की चीज जो आती है, यहां पर आता है एक एमसीए सर्विस, बहुत अच्छी काम की चीज है ये एमसीए सर्विस। अगर आप एमसीए सर्विस पे क्लिक करें तो आपके पास क्या आता है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एमसीए। ये देखिए, अगर आपको देख पा रहे हो तो यहां पर एमसीए क्या क्या है, किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नाम चेक कर लो, बहुत सारे व्यू कंपनी, यहां सबसे जो काम की चीज है वो ये नहीं दिख रहा आपको, कंपनी का या एलएलपी का डाटा, मतलब आप किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसका डाटा आप यहां पर देख सकते हो। किसी भी कंपनी का डाटा देख लो, आप किसी भी कंपनी का डाटा लो, सबका डाटा गिवन होगा। दिखाऊं आपको, सर्च कर लेते हैं, हमें तो नाम ये तो पता नहीं, हमें सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आ गया। किसका नाम लगा दो बताओ, टाटा का रख देते हैं, टाटा के बारे में देख लेते हैं। टाटा एक अच्छी कंपनी है, अब टाटा कंपनी देखो कितनी सारी है। टाटा बेसिकली ग्रुप है, टाटा ग्रुप देख रहे हो आप, टाटा का टाटा 1mg हेल्थ केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा 1mg टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड, टाटा एडवांस। तो सबसे जो अच्छी कंपनी जो टाटा की है वो कौन सी है इधर में, ये तो सारी नई नई कंपनी आ गई। टाटा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ऑटो प्लास्टिक सिस्टम, क्या क्या भैया बहुत सारे हैं। कितने एंट्री है ये, क्या कह रहा है ये तो डरा रहा है, कह रहा है 204 एंट्री है, टाटा के नाम पे 204 कंपनी रजिस्टर्ड है। दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है शोइंग 1 to 10, अभी 1 से लेकर 10 कंपनी दिखाई आपको इस पेज में, कितनी है 204 एंट्री, मतलब टाटा कंपनीज के पास, टाटा ग्रुप के पास 204 एंट्रीज है, 204 कंपनीज है। इतनी कंपनी, कितना बड़ा है टाटा ग्रुप। आइए मैं थोड़ी एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूं जिसको सभी लोग जानते हैं, नेस्ट करते हैं, और आ गई अब क्या हो, बहुत क्या क्या है, बैटरी में है टाटा, मतलब हम हर जगह टाटा से घिरे हुए हैं। टाटा ऑटोकम, टाटा ऑटोकम, इतनी कंपनी खोल रखी है। आ जाओ और देखते हैं, और देखो मेरे को ऐसी कंपनी आपको दिखानी है जो आपने सभी बच्चों ने उसका नाम सुना हो। केमिकल में नहीं, या तो टाटा स्टील आ जाए या टीसीएस आ जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा मोटर लिख देता हूं ना सीधा, मोटर के बारे में तो सुना है आपने, इलेक्ट्रिक, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करती है मोटर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर लिमिटेड, ये रहा टाटा मोटर लिमिटेड। अब मैं हम देख रहे हैं कि एमसीए के जो साइट पर हमने मास्टर डाटा खोला था ना, उस मास्टर डाटा से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं। बस अब इसको फिल कर देता हूं एक बार, UAUAVANT, आई थिंक सो। लो जी, क्या जानना चाहते हो टाटा कंपनी के बारे में, सब कुछ है इसके अंदर। आओ तो मैं एक बस आपको डेमो दे रहा हूं, एक डेमो दे रहा हूं। ये जो टाटा मोटर है ना, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है टाटा। और जैसे कि आपने देखा होगा पैन नंबर, आधार नंबर किसी पर्सन का होता है ना, जो उसके बारे में पता लगाता है कि हाँ ये पहचान एक तरीके से, ऐसी टाटा कंपनी की जो पहचान है वो उसके CIN नंबर से होती है, CIN नंबर, ठीक है, उनकी पहचान। नाम है कंपनी का टाटा मोटर, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी मुंबई में। रजिस्टर नंबर आपके पास, ROC का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC का क्या मतलब हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसका मतलब अगर किसी कंपनी को खोलना है, ओपन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसको ROC के पास जाना होगा। दिल्ली के अंदर भी है, मुंबई के अंदर भी, बेसिकली आपको हर स्टेट्स के नियर बाई मिल जाएगी। ROC होता है वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जहां पर कंपनी खोली जाती है। अच्छा, कंपनी क्या है,
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ओ हो, ये क्या होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? बस हमारा तो दूसरा चैप्टर है ना, मेरे बनाया वो दूसरा चैप्टर, उसमें कंपनी के पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी, और वहां जाकर आपको बताऊंगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी अनलिमिटेड बाय शेयर क्या होती है। हाँ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सर, ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, देख रहे हो आप, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, जो टाटा मोटर है वो लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक है, पब्लिक कंपनी। अब ये पब्लिक कंपनी कौन सी होती है और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, ये भी हम सेकंड चैप्टर में अपना पढ़ेंगे, समझ रहे हो। जब तक आप चीजें पढ़ रहे हो, जो आप चीजें पढ़ोगे वो आपको एक्चुअल में दिखेगा कि यार ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये सारी बातें एक दिन ये सारी बातें आपको समझ में आएगी, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आरओसी मुंबई क्या है, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या है, ठीक है, सीए की क्या है, ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, ये नंबर्स ऑफ मेंबर क्या है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब। अच्छा इधर देखो, देश आजाद होने से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी 1947 में, 1 सितंबर 1947 में तो देश ही आजाद हुआ था, मतलब देश आजाद होने से पहले कंपनी रजिस्टर हो रही है। बताओ रजिस्टर एड्रेस क्या है, बॉम्बे हाउस, ये आपका एड्रेस है कंपनी का, ठीक है जी। इसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी लिस्टेड है। अब लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये भी हमारा टॉपिक है। मतलब ये मास्टर डाटा जो आज आप पढ़ रहे हो ना, ये मास्टर डाटा आपको सारा समझ में आएगा जब धीरे धीरे कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टॉक सस्पेंडेड नहीं, डेट ऑफ लास्ट एजीएम। अब ये एजीएम क्या है, एजीएम को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम हमारा चैप्टर है कंपनीज एक्ट के अंदर, हमें पढ़ना है एजीएम के बारे में। अब लास्ट एजीएम हुई थी इस तारीख 4/7/2022 को, मतलब 4 जुलाई 2022 को हुई थी। डेट ऑफ बैलेंस शीट कब हुई है, अभी 31 मार्च 2022 की डेट ऑफ बैलेंस शीट है। कंपनी स्टेटस अभी एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, कंपनी चल रही है। अब आ जाओ नीचे, देखना क्या क्या एसेट के बारे में बता रखा है, क्या चाहते हो आप, क्या जानना चाहते हो, इतनी सारी बातें हैं इसके अंदर। यहाँ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी का डायरेक्टर का नाम। डिन क्या होता है सर, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे डायरेक्टर वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको डिन के बारे में बताऊंगा, आपको डिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें जो आपको ये दिख रही है ना, आपको ये सारी चीजें आपको डायरेक्टर देखो कब आएंगे, बिगिनिंग डेट आपको दे रखी है। इस कंपनी टाटा मोटर की कंपनी के जो डायरेक्टर है वो ये लोग हैं। आप इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करके प्रिंट करके अलग से पीडीएफ फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मतलब हमें कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है ना जो, उसका डाटा आप घर बैठे देख सकते हो, ठीक है जी। कैसे देखेंगे, एमसीए की साइट पर जाएंगे, एमसीए सर्विस पे जाएंगे, एमसीए सर्विस पे जाएंगे और एमसीए सर्विस के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलने को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपके पास। ये आपके पास ऑप्शन है, देखना कितने सारे ऑप्शन है। एलएलपी का नेम चेक करना है, कंप्लेंट्स करनी है, इनकॉर्पोरेशन का अगर कोई कंपनी खोलनी है तो यहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं। वो स्पाइस क्या होता है, ये स्पाइस फॉर्म होते हैं, ये चेक कंपनी का नेम, किसी भी कंपनी का नेम चेक करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको यहाँ पर सारी चीजें नॉलेजेबल आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो पहला सेक्शन होता है वो क्या बताता है हमें, कंपनीज एक्ट का पहला सेक्शन आपको बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूं। शॉर्ट टाइटल आपको ये बताता है, शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड का मतलब है होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट का मतलब है कब ये लागू किया गया था। एप्लीकेशन का मतलब कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ये अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि हमारे पास टोटल कितनी डेफिनेशन है, कंपनी के अंदर टोटल 94 डेफिनेशन है। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। टोटल कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन है। शेड्यूल कितने हैं, 7 शेड्यूल है। इसके बाद चैप्टर्स कितने हैं, एज पर ओरिजिनल एक्ट 29 चैप्टर में बांटा गया है पूरे इस कंपनीज एक्ट को। टोटल 95 डेफिनेशन है। ये 4 बातों का आप ध्यान जरूर रखेंगे। आइए तो अब हम पढ़ते हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड क्या लॉ ने कहा। स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, कोशिश करें कि जब आप पेपर में एग्जाम देने जाए और पेपर में जब लिखे लॉ को तो उसमें 60% लैंग्वेज हो स्टडी मेट की, मतलब एक्चुअल एक्ट की, और 40% अपना यूज करो। ऐसा ही करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में स्टडी मेट की याद करूं। मेरे को पता है बहुत मुश्किल होगा पूरे लॉ को एग्जैक्ट याद करना, फिर भी मैं एक रेशियो आपको बता रहा हूं कि हमेशा 60-40 का रेशियो रखना, 70-30 का रख लो,
मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टडी मैट की लैंग्वेज और कम से कम अपनी लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है आप कितने अच्छा लिखते हो अपनी लैंग्वेज में। आपको इंग्लिश की हिंदी बनाना आप सभी बच्चों को पता है कि कितना अच्छा आता है। अब आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है भाई, ठीक है ना, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। आइए, तो अब हम देख रहे हैं कि कंपनी का बेसिकली क्या मतलब है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताता चला और आगे भी बताता चलूंगा जैसे जैसे दोस्तों कोर्स आगे बढ़ता हुआ जाएगा। आइए, आज तो जब तक मीनिंग पढ़ लेते हैं और कल से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कल से मैं आपको छोटी छोटी बातें नहीं, मीनिंग क्या है कंपनी जैक का, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है, अगर मैं कहूं ये कंपनी है तो वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी का क्या मतलब है, मीनिंग बोल लो, डेफिनेशन बोल लो। देखिए, कंपनी को दो भागों में बांटा गया, दो वर्ड से बनाया गया कंपनी को। कंपनी को ड्राइव करा गया है लैटिन वर्ड से, कंपनी को लैटिन वर्ड से ड्राइव करा गया है आइए कैसे ड्राइव करा है। एक वर्ड रखा है COM कॉम और एक वर्ड रखा है पेनिस, कंपनीज। कंपनीज अगर आप देखेंगे COM कॉम और PANIS पेनी, कंपनीज। ठीक है, कॉम को अगर मैं कहूं कि कॉम को लैटिन वर्ड है ये ना, कंपनीज का लैटिन वर्ड क्या है, कॉम्पेनिस, ऐसे लिखता है लैटिन वर्ड में। और अगर मैं कहूं कि सर कॉम का क्या मतलब है, कॉम का मतलब है विथ और टुगेदर, विथ और टुगेदर। और जो इसका मतलब वो क्या है, ब्रेड और मील, ब्रेड और मील। ये क्या बता दिया, ब्रेड और मील, ये कहां से आ गया ब्रेड और ये मील कहां से आ गया। देखो यही है दोस्त, नहीं समझ नहीं आया इसका मतलब। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना कि अगर इसको दो पार्ट को जोड़ दूं तो दो पार्ट को जोड़ने पे क्या बनता है, अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ दूं, इसको अगर इसको मैं दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों को जोड़कर पता क्या होता है, टुगेदर टेकन अ मील, टुगेदर टेकन अ मील। जब आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो कभी, जब आप अपने कभी दोस्तों के साथ जाते हो तो क्या कहते हो, चल यार चल भाई तू मेरी कंपनी दे, आज तू मुझे कंपनी दे, चल कुछ खाने चल रहे हैं, चल साथ में मिलकर खाएंगे कुछ, साथ में मिलकर खाएंगे कुछ, यार तू आज मुझे अपनी कंपनी दे, मैं थोड़ा अकेला हूं, तू कंपनी दे आज मुझे, तू मेरे साथ चल, ऐसे कहते हो ना। कहीं खाने जाते हो तो क्या कहते हो, टुगेदर टेकन अ मील, आओ मिलकर कुछ खाने चलते हैं, आओ साथ मिलकर कुछ खाते हैं। तो ऐसी दोस्तों इसका भी डिफाइन करा गया कि जब आप साथ मिलकर कुछ खाते हो, जब आप साथ मिलकर कुछ खाने के लिए जाते हो या कुछ खा रहे हो तो साथ मिलकर, ऐसे ही साथ मिलकर आप काम भी कर सकते हो। तो कंपनी को एक फूड से रिलेटेड बातें बताई, जब हम साथ मिलकर खा सकते हैं तो साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। तो जब साथ मिलकर खा रहे हो तो साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बन जाती है कंपनी। आया समझ में, कितना अच्छा मतलब है। जब हम साथ मिलकर खा सकते हैं, कोई फूड खा सकते हैं, कोई जा सकते हैं, तो हम साथ मिलकर जिस तरीके से एक साथ खाने को कंपनी कहते हैं, उस तरीके से एक साथ काम करने को भी कंपनी कहते हैं। बताइए सर, लिख दूं ये वाली बात हिंदी में, जिस तरीके से, जिस तरह एक साथ खाना खाने को, जिस तरह एक साथ खाना खाने को कंपनी कहते हैं, है ना, कहते नहीं यार आज तू मुझे कंपनी दे, मैं अकेला खा रहा हूं, तू मुझे साथ खा, कंपनी कहते हैं। उसी तरह एक साथ
काम करने को भी कंपनी कहते हैं, उसी तरह एक साथ काम करने को भी कंपनी कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। यही है, जिस तरह हम एक साथ खाना खाने को कंपनी कहते हैं कि आज मुझे तू कंपनी दे, उसी तरह हम एक साथ काम करेंगे जब, उसको क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। अब दोस्तों ये तो लॉ में नहीं लिखा होगा, अब आपको भी पता है ये वाली बात तो लॉ में नहीं लिखी होगी, ये तो जनरल सेंस में बताई है कि कंपनी को कैसे लैटिन वर्ड में डिफाइन करा गया और कैसे उसको उसका मतलब निकाला गया, एक जनरल सेंस में बताया गया है ये बातें। बट अगर मैं कहूं कि ये बातें लॉ के में कैसे बनाई है, तो लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखी है कंपनी की डेफिनेशन। सेक्शन 2 20 इसमें लिखिए डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ये बताएगा आपको एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंपनी कि कंपनी की डेफिनेशन में क्या है, और बड़ी सरल डेफिनेशन इसने बताई, बड़ी ही सरल डेफिनेशन, और ये हर किसी को याद हो जाती है, इतनी अच्छी, इतनी नरम दिल की डेफिनेशन है ये। हाँ, नरम दिल की डेफिनेशन, सही बात है, यही है। कंपनी मीन्स आ कंपनी, खत्म। कंपनी मीन्स, सर यहां पर कंपनीज नहीं आएगा क्या, ना ना ना, वो एक्ट में आएगा ना भाई, एक्ट के। मैं तो अभी एक कंपनी का मतलब बता रहा हूं ना, कंपनी का मतलब बता रहा हूं, सिर्फ एक कंपनी का क्या मतलब होगा। एक्ट का मतलब क्या है, हम ये पार्टिकुलर कानून एक कंपनी में नहीं, बहुत सारी कंपनीज में, जितनी कंपनी सब पे लगा रहे हैं, कंपनीज आएगा वहां पर। कंपनी मीन्स अ कंपनी, वो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब कंपनी है। अच्छा, कंपनी का मतलब दोस्तों क्या है, कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड, विच इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब 2013 वाला, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। और एनी अदर प्रीवियस कंपनी। तो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब दोस्तों कंपनी ही है। अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूं, हिंदी में इसको अगर बताऊं कि बेसिकली कंपनी का क्या मतलब होता है, तो आप कहना कंपनी का मतलब है कि कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी का मतलब है कंपनी, वो कंपनी जो 2013 के एक्ट में लागू करी गई है। मतलब 2013 में जो कंपनी खुली है, 2013 एक्ट से जो कंपनी खुली है, वो सारी कंपनी है। हम उन कंपनी को कंपनी कहेंगे जो 2013 के एक्ट के बाद खुली है। अच्छा, तो मान लो कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने अपने आप को ओपन किया, मतलब इनकॉर्पोरेट, और खोलने का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2018 में। तो क्या एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20 उसकी डेफिनेशन में कंपनी है ये, क्या ये कंपनी है? यस। कि अगर ये कंपनी 2018 में, उससे पहले तो कंपनीज एक्ट आ गया था 2013 में, तो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये कंपनी ओपन हुई, तो ये कंपनी मानी जाएगी और इस पे कंपनीज एक्ट पूरा अप्लाई हो जाएगा। ये कंपनी मानी जाएगी और इस कंपनी के ऊपर एबीसी लिमिटेड के अंदर पूरा कंपनी एक्ट अप्लाई किया जाएगा। मतलब पहले तो ये बताओ कि मैं किस चीज को कंपनी मानूं। अगर मुझे पता चला अच्छा ये कंपनी है, लगाओ कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन इस कंपनी के ऊपर, तो पहले ही ये पता लगाना पड़ेगा ना कि यार ये कंपनी है भी या नहीं है। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट ने लिखा मान लो 2013, मतलब 2013 जो कंपनीज एक्ट है, इस एक्ट के साथ, इस एक्ट के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी मानी जाएगी और उस पर 2013 एक्ट अप्लाई किया जाएगा। बट सोचो, मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड एक कंपनी, और वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1989 में, सिंस 1989 से चल रही है। अब 2013 एक्ट आने के बाद क्या ये कंपनी नहीं रही? क्या ये कंपनी ऐसा कहेगी अब तो मैं कंपनी हुई नहीं और मेरे पे कोई सेक्शन अप्लाई होंगे ही नहीं? क्योंकि सेक्शन किस पर अप्लाई होंगे? 2013 एक्ट के आने के बाद जो कंपनी ओपन हुई उस पर सेक्शन अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ने क्या बताया? उसने कहा कि देखिए 2013 जो एक्ट आया है ना, कंपनीज एक्ट, इसके बाद जो कंपनी खुलेगी ये तो कंपनी मानी जाएगी। और अगर प्रीवियस लॉ, कोई भी कंपनी प्रीवियस लॉ था, अगर उस प्रीवियस लॉ से भी कोई कंपनी खोली गई होगी, वो भी 2013 एक्ट के अंदर कवर हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि अगर XYZ 1989 में खरीदी, अभी आपने देखा होगा टाटा मोटर देश आजाद होने से पहले भी
खोला गया, 1945 में इसको ओपन करा गया था टाटा मोटर का। क्या ये टाटा मोटर कंपनी नहीं है हमारे कंपनी एक्ट के अंदर? क्या इस पे सारे अप्लाई नहीं होंगे? क्या वो सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होंगे? होंगे सर, क्योंकि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कहती है भाई कंपनी का मतलब है कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई, खुली 2013 वाले एक्ट के थ्रू, या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ जो होगा आज से पहले, 2013 से पहले 1956 था, 1956 था, उससे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट, या उससे पहले कोई कंपनीज एक्ट था उससे हो। मतलब 2013 से पहले जितने भी कंपनीज एक्ट आए, किसी भी कंपनी अगर उस कंपनीज एक्ट से अंदर प्रीवियस वाले कंपनी लॉ के अंदर ओपन हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी यहां पर कवर कर लेंगे हम। मतलब टाटा मोटर अब ये नहीं कह सकती कि यार मैं तो 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनीज एक्ट मेरे पे लागू नहीं हो सकता, ये तो 2013 में आया है और 1956 में आया है। नहीं, 1956 से पहले भी कोई कंपनीज एक्ट होगा, वहां पर आपने उसके थ्रू आपने ओपन करी होगी उस सारे कंपनी, क्योंकि हमने यहां पर वर्ड लगा दिया प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे पहले जितने भी कंपनी लॉ थे प्रीवियस 1956, उससे पहले कितने भी हो, तो उसमें हम कंपनी लॉ जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उसके थ्रू अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके अंदर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको हम कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। और जैसी कोई कंपनी की डेफिनेशन में अंदर इंक्लूड हो गई तो उस पर 2013 एक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो कौन सी कंपनी को कंपनी मानेंगे? वो कंपनी जो 2013 एक्ट में इंकॉर्पोरेट हुई, खुली, या कोई एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर ओपन हुई है, उन सभी कंपनी को कंपनी मान लिया जाएगा। और एक बार कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो गई तो उसको कंपनी, उस कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई कर दिया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बताइए सर, क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी चीज है, बड़ा मैंने कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं कही आपको, मैंने तो सिंपल से एक बात कही कि भाई कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 के एक्ट में, या एनी अदर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर कौन आते हैं? 1956 या उससे पहले कोई भी कंपनी लॉ था। ठीक है सर, ठीक है। एक बात छोटी सी और बतानी है आपको, उसके बाद हम इस क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं और कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। बेसिकली चैप्टर 1 तो स्टार्ट हो ही गया, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आपको मीनिंग ऑफ कंपनी बताया, ये राजी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। सेक्शन 20 क्लॉज, सेक्शन 20 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आपको क्या कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आपको कहता है कि कंपनी का मतलब कंपनी है जो अंडर दिस एक्ट का मतलब हो गया कंपनी है 2013, और एनी अदर प्रीवियस लॉ मतलब 1956 या उससे पहले का। प्रीवियस कंपनी लॉ अंडर सेक्शन 267 मींस एनी प्रीवियस कंपनी लॉ स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। अच्छा, प्रीवियस कंपनी लॉ का जो डेफिनेशन बताइए सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है। मतलब यहाँ पर कंपनीज का डेफिनेशन तो बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना प्रीवियस कंपनी लॉ, उसका डेफिनेशन ही बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 67। प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन कि ये प्रीवियस कंपनी लॉ जो यहाँ पर लिखा है ना डेफिनेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 की डेफिनेशन पढ़ो, वहां पता चलेगा कि प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या मतलब है। आरएन लॉ को पढ़ना, क्या बताया यहाँ पर कि भाई देखो यहां पर तो ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का मतलब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आपको कहता है कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई। इस एक्ट का मतलब है 2013 जो मैं पढ़ रहा हूं। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है, इसके लिए आपको पढ़ो कि इसका मतलब क्या है कि एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इसके लिए आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 पढ़ना होगा, वहां बताया। और उसमें बताया कि 1956 है या उससे पहले कोई भी खुला होगा 1956 से पहले, वो कंपनीज एक्ट है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। तो न्यू कंपनी लॉ के अंदर क्या है? 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है और 29 चैप्टर में बांटा गया है, 95 डेफिनेशन। बताया नहीं बताया? बेसिकली हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम चैप्टर नंबर 1। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी तो नहीं कराऊंगा। बट एक बात मुझे इसमें लिखवानी है आपको, एक बात मुझे इसके अंदर लिखवानी है कि एक लॉर्ड जस्टिस, क्या था उनका नाम यार, मेरा नाम ही भूल गया, लॉर्ड जस्टिन करके कुछ थे यार वो, एक मिनट रुको। पेट में है, मुंह पे नहीं आ पा रहा, क्या कर से? हाँ, लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस लिंडले। ठीक है जी। इनका कहना क्या था? इन्होंने अपनी डेफिनेशन दे दी। इन्होंने कहा हम बता रहे हैं जी कंपनी का मतलब,
तुम क्या बताओगे, हम बता देते हैं। इन्होंने अपने डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा एन एसोसिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ, हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ इनटू द बिजनेस, into the business and share profit or loss arising in business and share profit or loss arising in business, share profit or loss arising in business, वो कंपनी है जी। अच्छा, इधर जो यहां लिखा है ना पर्सन हु कंट्रीब्यूट, इधर जो वर्ड लिखा है ना पर्सन हु कंट्रीब्यूट, जो पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा एक बिजनेस के अंदर उसको बोला जाएगा मेंबर। तो क्या नाम दिया जाएगा, मेंबर दिया जाएगा। और जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोली जाएगी कैपिटल। और जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोली जाएगी कैपिटल, बोली जाएगी कैपिटल। तो लॉर्ड जस्टिस ने क्या कहा, लॉर्ड जस्टिस ने कहा कि देखो जी कंपनी का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन, बहुत सारे पर्सन मिलकर कुछ पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस के अंदर, या पैसे के बदले में कुछ मनी वर्थ टॉप का लगाते हैं, तो वो हमारे लिए एक कंपनी मानी जाती है, वो बिजनेस हमारे लिए कंपनी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर ए और मिस्टर बी दो दोस्त है। उसने कहा कि यार मैं पैसा लगाता हूं और तू अपनी जगह दे दे मुझे। तो मिस्टर ए और बी ने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा कर तू मेरी दुकान ले ले, दुकान मैं लगाता हूं एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मनी का वर्थ है, दुकान पूरी दे रहा हूं तो बिजनेस के लिए, और तू थोड़ा पैसा लगा दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। तो एक ने 5 लाख लगाए और एक ने 5 लाख की दुकान लगा दी। तो मनी लगाया 5 लाख और मनी का वर्थ दुकान लगा दी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एक बिजनेस करा। और बिजनेस में क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट और शेयर का हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो कंपनी है ना, ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो कंपनी। तो कोई भी एसोसिएशन जब अपने कोई भी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन जो कंट्रीब्यूट, एसोसिएशन मतलब मिलकर, कोई पर्सन मिलकर दूसरे के साथ मिलकर, 2-3 पर्सन मिलकर जब पैसा लगाते हैं या पैसे के वर्थ में कुछ लगाते हैं, जैसे कि उसने दुकान लगा दी, कोई लैंड दे रहा है, कोई मशीन दे रहा है, कोई बिल्डिंग दे रहा है अपनी, है ना, पैसा का वर्थ होगा, मनी वर्थ हो गया वो, और बिजनेस के अंदर लगाते हैं। और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट और शेयर लॉस होता है उसको अपने में बांटते हैं। तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। जो पर्सन कंट्रीब्यूट करा उसको मेंबर कहूंगा और जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको कैपिटल कहा जाएगा। तो ये लॉर्ड जस्टिस ने अपनी डेफिनेशन दी और दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंपनी। एंड इसके बाद कंपनी की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए क्या होगा, मैं ना जब लॉ पढ़ाता हूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूं। शायद आपने कभी मेरे से लॉ पढ़ा हो तो आपको पता हो, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आपको नोट्स उतारने की नीड नहीं है, पर कुछ चीजें होती है जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ नोट से एक्स्ट्रा। मेरे एग्जांपल्स ये, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको इसमें दिया, वो एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो एक कॉपी बनाइएगा छोटी सी, 20 रुपए वाली, सिर्फ 20 रुपए वाली एक कॉपी बना लेना, सिर्फ 20 रुपए वाली। और जो नोट्स में नहीं होंगे या नोट्स से एक्स्ट्रा चीजें होगी ना, वो आप लिख लीजिएगा उसमें, उस नोट्स के अंदर अदर देन नोट्स, उसमें बस वो लिखना अदर देन नोट्स, मतलब अदर देन नोट्स के अलावा कोई चीज मैं लिखवा रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, केस स्टडी का नाम तो वहां लिख दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल के थ्रू, वो चीजें वहां पर लिख देना। और हर एक एग्जाम्पल में लिख देना कि यार ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और पेज नंबर इसमें है। क्योंकि पता क्या चलेगा, कॉपी में सिर्फ एग्जाम्पल होंगे तो पता भी तो लगना कि पेज नंबर इस वाले पे, पेज नंबर 5 में ये कॉन्सेप्ट नाम ये रहा और इसका एग्जाम्पल ये रहा। इसलिए जब आप पेज नंबर 5 में जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा यार इसका एग्जाम्पल कॉपी में है, आप देख पाएंगे। ऐसी एक्सप्लेनेशन तो केस लॉ का नाम लिख देगा, ये पेज नंबर इस पे केस लॉ में, ये आप जरूर करिएगा। छोटी सी कॉपी आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं और वो एग्जाम्पल मैंने भाई नोट्स में नहीं डाले हुए, वो अलग से देंगे, क्योंकि उतने एग्जाम्पल मन में होते हैं ना, मन में चीजें हम सारी चीजें लिख के नहीं करेंगे। अब मैं पढ़ाते टाइम कोई डिफरेंट एग्जाम्पल ले लूं तो वो एडवांस में चीजें नहीं हो सकती, चीजें एट द टाइम वो पढ़ा के ही वो मेरे एग्जाम्पल माइंड में आते हैं,
तो उसी टाइम में करवाऊंगा, तो एक कॉपी रख लीजिएगा इन एंड। उसमें कोई बातें मैं नोट से एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, जैसे कि मैंने आज लिखवाई आपको, ये बातें नोट्स में नहीं है। कौन सी वाली नहीं है? ये वाली बातें नोट्स में नहीं है, ये वाली बातें नोट्स में नहीं है दोस्तों, ये वाली बातें नोट्स पे नहीं, ये वाली इधर तो है, ये वाली बातें नोट्स में नहीं है। तो इन सारी बातों को आप लिख पाए, ठीक है जी, मेरी तरफ से आपको बताना था। नेक्स्ट क्लास से कैरेक्टरिस्टिक्स चालू करेंगे और जितने भी एग्जाम्पल है आप उस एग्जाम्पल के लिए कॉपी बनाएंगे कृपया करके। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो मान लो इसमें मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, तो इस एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में लिख पाए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट कराकर आपका फिनिश करें और रिवीजन कराएं साथ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस।